हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और जमकर जो है पढ़ाई कर रहे हैं टॉपर बनने की। तो आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के आर्ट्स वालों के लिए क्लास है, जिनका सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री है। हम बता दें कि इससे पहले जो है हिस्ट्री में 10 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, याद करवा दिए हैं। आज का यह जो है क्लास है हिस्ट्री का पार्ट 2 है, यानी कि क्लास नंबर 2 है, जिसमें आप 11 से लेके 20 तक के 10 प्रश्नों को क्लास में ही याद कर लेंगे, इस बात की गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत आने वाले 4 विदेशी यात्री एवं उनके यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखिए। अब आपके मन में प्रश्न कि सर यहाँ पे यात्रा वृत्तांत जो है क्या है। यात्रा वृत्तांत कहने का मतलब आप कहीं गए घूमने और उसी जगह के बारे में जो है आप एगो किताब लिख दिए तो वो कहलाएगा आपका यात्रा वृत्तांत। ठीक है, जैसे हम पटना गए और पटना के ऊपर ही जो है वो किताब लिख दिए तो समझिए कि वो मेरा रहा यात्रा वृत्तांत। ठीक है, तब भारत आने वाले 4 विदेशी यात्री और उनके यात्रा वृत्तांत आपको लिखना है। तो भारत आने वाले 4 विदेशी यात्री कौन कौन रहे तो हम आपको बता दें। पहला थे मेगास्थनीज, दूसरा थे अलबरूनी, तीसरा थे इब्न बतूता और चौथा थे फ्रांसिस बर्नियर। ठीक है, मेगास्थनीज जब आया तो इन्होंने जो है अपनी किताब लिखी जिसका नाम रखा इंडिका, किताब यानी कि यात्रा वृत्तांत। उसके बाद आए अलबरूनी आए तो उन्होंने अपना किताब लिखा जिसका नाम रखा किताब उल हिंद। तीसरा इब्न बतूता आए जिन्होंने लिखा रिहला, और उसके बाद आए फ्रांसिस बर्नियर जिन्होंने लिखा द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ये 4 विदेशी यात्री थे और इन चारों के जो है का यात्रा वृत्तांत के नाम भी हम आपको बता दिए। ये सभी बउआ वाला चीज है, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशों की स्थापना के 4 कारण लिखिए। भारत में उपनिवेशों की स्थापना हुई, इसके 4 कारण आपको बताना है। सबसे पहला आपके मन में क्वेश्चन आया कि सर उपनिवेश का मतलब क्या होता है। उपनिवेश कहने का मतलब कि कोई विदेश से आके कंपनी जो है भारत में बिजनेस करता है तो वो कहलाता है उपनिवेश। अगर हम लोग भी भारत से जाके कोनो दूसर देश में जो है बिजनेस करेंगे तो वहां पे जो है उपनिवेश कहलाएगा। बात समझ गए, वेरी गुड। जैसे आप लोग जो है बिहार से एक के बार कोनो दूसर राज्य में नहीं जाके एक के बार पाकिस्तान में जाके बिजनेस कीजिएगा तो वो उपनिवेश कहलाएगा, दूसर देश में जब जाके। बात समझ गए, बिल्कुल। अब देखिए भारत में उपनिवेश के स्थापना के 4 कारण क्या हुआ, या आखिर विदेशी कंपनियां जो है भारत में ही आके बिजनेस करना शुरू की, उसके 4 कारण बताइए। पहला कारण कि भारत में कच्चा माल जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता था। कच्चा माल कहने का मतलब कि उसे पका के आप बेच सकते हैं, जैसे कि कच्चा कोयला, उसके बाद जो है कच्चा जो भी सामान है उसको जो है बना के आप बेच सकते हैं। तो भारत में कच्चा माल जो है अधिक मात्रा में मिलता था। दूसरा, यहाँ पे जितना अधिक सामान बनता था उतना ही अधिक बिक भी जाता था, इसीलिए यहाँ पे उपनिवेश भी आए। और तीसरा कारण रहा कि ईसाई धर्म के लोगों की जनसंख्या यहाँ पे अधिक बढ़ रही थी और ईसाई धर्म वाले जो हैं बहुत ज़्यादा खरीदारी करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है उपनिवेश आया। और चौथा रीजन रहा कि भारत में उपनिवेश करने से विदेशों का जो है विकास होने लगा। ये 4 कारण रहे। आपसे कोनो पूछे कि भारत में उपनिवेश के स्थापना के 4 कारण बताइए तो पहला कहिएगा कि कच्चा माल यहाँ पे अधिक मात्रा में मिलता है, उसके बाद निर्मित सामानों की जो है बिक्री यहाँ पे ज्यादा है, ईसाई धर्म के लोगों की जनसंख्या यहाँ पे अधिक है, और चौथा आपका बताएंगे तो भारत में उपनिवेश करने से विदेशी कंपनियां जो है प्रॉफिट में चल रही थी, विदेशों का जो है विकास हो रहा था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग आखिर क्यों की गई। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग जो है इसलिए की गई क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ तब मुस्लिम लोगों को यह लगा
कि भारत में जो है हिंदुओं की संख्या बढ़ जाएगी। जब हिंदुओं की संख्या अधिक है तो वो लोग जो है हम पे अत्याचार करने लगेंगे। इसी कारण जो है मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने भारत के सामने एक जो है पक्ष रखा कि हम लोगों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाया जाए जिसका नाम पाकिस्तान रखा जाए। बात समझ में आ गया आपको कि मुस्लिम लीग ने जो है पाकिस्तान की मांग क्यों की गई थी। तब मुस्लिम लीग के तरफ से जो है उनको डर न लगने लगा था कि हिंदू की जनसंख्या यहाँ पे अधिक है तो वो लोग हम पे अत्याचार नहीं करने लगे, इसीलिए जो है उन्होंने मांग की थी अलग राष्ट्र पाकिस्तान का। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग आज भी जो है हिंदू मुस्लिम में विभेद नहीं करके साथ रहते हैं एक भाई की तरह, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है क्या। तो संघ सूची में जो भी विषय आते हैं इस पे सिर्फ केंद्र सरकार ही फैसला लेते हैं। और हम आपको बता दें कि संघ सूची में लगभग 98 गो विषय है। ये जो है आपको पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ने को मिलेगा। तो संघ सूची में 98 गो विषय है जिसपे सिर्फ केंद्र सरकार ही फैसला ले सकती है। अब आप कहेंगे सर कौन कौन से विषय हैं, जैसे रेलवे, रेल के पटरी बनावेला होखे, ट्रेन बनावेला होखे, तो ये सब सिर्फ केंद्र सरकार ही फैसला ले सकता है। जैसे पैसा, मुद्रा बनाना होखे, विदेशी लोगों के साथ व्यापार करना होखे, तो ये सभी जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। 98 गो विषय है जिसपे फैसला सिर्फ केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री ही ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची कहने का मतलब वैसे विषय जिसमें जो है सिर्फ राज्य सरकार ही जो है क्या कर सकते हैं, तो अपना जो है फैसला ले सकते हैं। इसमें हम आपको बता दें तो लगभग 66 गो विषय है। अब आप कहेंगे कैसे, तो इसमें जो है 66 गो विषय है, जैसे कि कृषि, सिंचाई, उसके बाद हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, ये सभी जो हैं राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं, जिसका जो है 66 गो विषय है। बात समझ में आया। उसके बाद आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है वैसे विषय को कहते हैं जिस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर फैसला लेती है। और समवर्ती सूची जो है लगभग 52 गो विषय होता है, 52 विषय होते हैं जिस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जो है फैसला लेती है। जैसे कि बिजली विभाग, ये जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपराधिक मामले, उसके बाद वन यानी जंगल, ये सभी जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। बात समझ गए। अच्छा आप कह रहे होंगे कि सर इस सब का आपको याद है। भाई हमरा याद है, काहे कि 2-3 साल से हम पढ़ा रहे हैं। और आपके लिए जो है अगर याद नहीं हो रहा है तो मेरा क्लास देखने के बाद 90% तो याद हो जाएगा। 10% अगर आपका बच जाता है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, जिसका नाम है SGS क्लासेस। आई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, तो आर्ट्स का टॉपर बैच 2025 जो लिखा होगा उसको जो है आप खरीद लीजिएगा। कितना में, तो 699 रुपये का है। बात समझ गए, 699 रुपये का। इसमें आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट हैं, म्यूजिक को छोड़ा के सब सब्जेक्ट इसमें है। हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, सब कुछ है। बात समझ गए। आप इसके साथ इस सभी का हैंड रिटेन नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, उसके बाद जो है PDF नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो, और आने वाले समय में यानी कि जैसे ही आप एग्जाम के आखिरी चरण में पहुंचेंगे तो वहां पे मॉडल पेपर सॉल्यूशन, उसके बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, ये सभी जो है आपको वहां पे मिलेंगे। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन कहां कहां हुए थे और क्यों हुए थे। तो गांधी जी के प्रारंभिक मतलब कि शुरुआत के आंदोलन, तो गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन जो है सबसे पहले 1917 में चंपारण आंदोलन के नाम से फेमस हुआ। ये आंदोलन हुआ था काहेला, तो नील की खेती के लिए हुआ था। बात समझ गए। तो लिखेंगे आपका कि गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन जो है सबसे पहला चंपारण में हुआ, चंपारण आंदोलन के नाम से, जो नील की खेती के विरुद्ध हुआ था। ठीक है। उसके बाद दूसरा
दूसरा आंदोलन जो है खेरा आंदोलन के नाम से हुआ, जो गुजरात में हुआ था, मजदूरों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, इसी के लिए हुआ था। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट है कि पूना पैक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? कहीं कहीं पूना पैक्ट को हटा के पूना समझौता भी लिखा हुआ रहता है। तो आपसे पूछेगा कि पूना पैक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं या पूना समझौता क्या है, तो आपको बताना है कि पूना पैक्ट या पूना समझौता जो है क्या है। आइए जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के नेतृत्व में जो है विदेशी सरकार से जो है पूना में एगो समझौता होता है। समझौता किस लिए होता है? तो संवैधानिक मामलों के लिए जो है एगो समझौता होता है। संवैधानिक मामलों कहने का मतलब तो लोगों के लिए जो कानून बनाया गया है उस कानून को जो है सुधारने और नए कानून बनाने के लिए। बात समझ गए? तो 1900 जो है कितना में 32 में पूना पैक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कहा तो पूना में जो है एक समझौता होता है सांप्रदायिक मामलों को जो है सुलझाने के लिए। उसी समझौता का नाम दे दिया जाता है पूना समझौता या पूना पैक्ट। ये कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। ठीक है सर, वेरी गुड। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? चलिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो आप जानते होंगे कैबिनेट मिशन भारत जो है 1946 में आया था, यानी कि 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। आखिर भारत आया काहे था? तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत इसलिए आया था कि भारत को स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्रदान करने और भारत को जो है उसका जो है नेता बनाने के लिए। ठीक है, यानी जब भारत स्वतंत्र हो गया तो अब कहा गया कि अपन प्रधानमंत्री अब बना लीजिए, अपन से मुख्यमंत्री सब बना लीजिए। बात समझ गए? तो आपसे पूछा है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 में आया। काहे लाया था? तो भारत स्वतंत्र हो गया था तो उसको स्वतंत्रता का दर्जा प्रदान करने आया था और उसके बाद भारतीय लोगों को सत्ता सौंपने के लिए आया था। बात समझ गए? बिल्कुल। अशोक के अभिलेखों पर टिप्पणी आपको लिखना है, यानी अशोक के अभिलेख जो हैं कैसे थे? तो अशोक के अभिलेख जो हैं काफी प्रचलित हुआ करते थे, क्योंकि अशोक के अभिलेख में जो है बड़ों के प्रति आदर, छोटों के प्रति सम्मान और गरीब लोगों के लिए जो है अच्छी अच्छी बातें लिखा हुआ करती थी। और ये कहाँ लिखा हुआ करता था? तो एगो जो है चमकीले जो है, चमकीले मतलब कि पॉलिश किया हुआ पत्थरों पर और बहुत सुंदर जो है लिखावट में लिखा हुआ रहता था। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि अशोक के अभिलेखों पर टिप्पणी लिखें। कैसे लिखेंगे? तो अभी अशोक के अभिलेख जो है निम्नलिखित थे, जिनमें क्या थे? तो अशोक के अभिलेख जो है काफी प्रचलित थे, जिनमें अच्छी अच्छी बातें, बड़ों के प्रति आदर, छोटों के प्रति सम्मान और उसके बाद जो है ये जो है पॉलिश किए हुए पत्थरों पर लिखे हुए रहते थे। बात समझ गए? इतना जो है खासियत आपको बता देना है। नेक्स्ट है कि गुप्त काल के विज्ञापन और प्रौद्योगिकी पर आपको प्रकाश डालना है। गुप्त काल में विज्ञापन और उसके बाद विज्ञापन नहीं विज्ञान लिखल है, हम गलती से लिख दिए होंगे, ये प हटा दीजिए। गुप्त काल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर जो है प्रकाश डालना है। तो गुप्त काल यानी कि जब गुप्त जो है शासन कर रहे थे हम लोगों के यहाँ, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ये सब, तो उस समय जो है विज्ञान कैसा था, प्रौद्योगिकी कैसा था, इसके बारे में जो है आपको बताना है। तो हम आपको जो है अपन नोट्स के को जो है आपको बढ़िया चीज दिखाते हैं, पढ़ के सुनाएंगे, उसके बाद देखिएगा कितना आसानी से समझ में आ जाएगा। लिखल है कि गुप्त काल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी काफी प्रचलित हुआ करता था, क्योंकि गुप्त काल में ही आर्यभट्ट ने जहां गणित में शून्य का आविष्कार किया था, वहीं पृथ्वी गोल है, वह अपनी धुरी पर चलती है तथा चंद्रमा की उपस्थिति के कारण ग्रहण लगता है, इसी काल में पता लगाया गया था। इसी काल में रसायन में वैज्ञानिकों ने सुंदर पक्के रंग का आविष्कार किया था। अब आपके जो है समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए। देखिए
गुप्त काल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर प्रकाश हम लोग डालते हैं। तो कैसे लिखेंगे कि गुप्त काल की विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है काफी ज्यादा प्रचलित थी। उसी समय जो है आर्यभट्ट ने जो है गणित में यानी मैथ में जो है जीरो का आविष्कार किया था। उसी समय पता चला था कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पे चारों तरफ नाचती है और ग्रहण जो है कहाँ लगता है, तो चंद्रमा पे लगता है। और उसी काल में पता चला था, यानी गुप्त काल में ही पता चला था कि विज्ञान में जो है सर्च किया गया तो पक्के रंग जैसे कि लाल, पीयर, हरियर रंग का जो है पता चला था। कब? गुप्त काल में ही। ठीक है, अब जो है लास्ट क्वेश्चन आज का कि त्रिपिटक क्या है। आइए त्रिपिटक को समझते हैं। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का जो है प्राचीनतम ग्रंथ है। जैसे कि हिंदू धर्म के कौन सा है, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, गीता हो गया, वैसे ही जो है त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। और इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश जो है संग्रहित हैं। भगवान बुद्ध जो है अपने जो भी उपदेश दिए हैं वो सभी इसमें लिखा हुआ है तथा यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। बात समझ गए? त्रिपिटक जो है क्या है, तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के जो है उपदेशों को संग्रहित किया गया है, इकट्ठा किया गया है, लिखा गया है। और ये कौन सी भाषा में, तो पाली भाषा में लिखा गया है। हमरा थोड़ा इतना बता दीजिए कि 10 गो क्वेश्चन में से शायद कोई क्वेश्चन होगा जो आपको याद नहीं हुआ होगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं याद हुआ है, क्लास देखने के बाद आप एक बार SGS क्लासेस से नोट्स को देख लीजिए, आपको कंफर्म याद हो जाएगा। आप कहीं भी पढ़िए, क्लास एकदम सर का कीजिए, उसके बाद उनका नोट्स देखिए और उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाइए और उसके बाद आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। हमें उम्मीद और विश्वास कि आज की यह क्लास जो है आपके जीवन में जो है काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन लाने में जो है मदद करेगी। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।